न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, उस पर अपनी बातचीत रखें। मास्टर पिता जी। हाँ, वो पिछले 2 साल स्वागत। हमारे बीच भादड़ा स्कूल के हेडमास्टर साहब पहुंचे हैं, जैनवी सिंह जी, हम उनका यहाँ पहुंचने में स्वागत करते हैं। मास्टर राजकुमार जी पहुंचे हैं, उनका भी यहाँ पहुंचने में स्वागत करते हैं। हमारे इस कार्यक्रम के आज बच्चे हमारे साथी राजेश जी, राजकुमार जी, रघुराम जी, रमेश जी, सत्यज्ञानवीर जी, कर्मजीत जी, बंसीलाल जी, प्यारे बच्चों के अभिभावक एवं गाँव बस, सबसे पहले मैं उन बच्चों को बहुत बहुत बधाई, इनके माता पिता को और इनके अध्यापकों को, इन्होंने लगन से मेहनत की और बच्चे मेरिट में आए। साथियों, पॉलिसी में थोड़ी बात करने से पहले मैं कुछ इन बच्चों से भी और आप सारे साथियों से भी कि हम सम्मानित कर रहे हैं जहाँ जो बच्चे कम अंकों में रह गए, जहाँ एक बड़ा मतलब गलत शब्द है, जैसे जॉन होल्ट ने कहा है, फेल शब्द जो अक्सर ही कहा जाता है, इतने बच्चे फेल हो गए। ये सवाल है, कोई बच्चा फेल नहीं होता, फेल व्यवस्था होती है। प्रत्येक बच्चा अपने आप में एक संपूर्ण इंसान है, प्रत्येक बच्चा अपने आप में एक कलाकार है। कोई साइंस की साइड जाएगा, कोई अच्छा कलाकार है, कोई प्लेयर है, कोई पेंटर बनेगा। तो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, जब पूरी जो सिस्टम की खामियां हैं उनको सभी को एक ही तरीके से देखा जाता है। जो सवाल है इन बच्चों से भी और शिक्षा को लेकर भी, कई बार हम जो भी ज्ञान होता है, जो भी ज्ञान है, जो जानकारी है, वो सामाजिक है, उसमें पूरे समाज का योगदान है। आज जिस स्थिति में जो भी चीजें पहुंची है, जो कुछ बना है, आदि मानव से लेकर, इन बच्चों ने पढ़ा है, आप भी आप पढ़ रहे हैं, आदि मानव से लेकर कि यदि हम फसलों के बारे में भी सोचें, कितने लोग मारे गए होंगे उन जहरीले पौधों से खाकर, उन जहरीले पौधों को। फिर ही हमें ये पता चला कि ये चीजें खाने वाली है, ये चीजें जहरीली है। मांस को भूनकर खाने से लेकर फिर कैसे दिमाग विकसित हुआ, ये जो चीजें हैं, मतलब ज्ञान सामाजिक है और सामूहिक है। परिवार, विद्यालय एक समूह है छोटा, और समूह में सीखता है बच्चा। वैसे भी यदि हम देखें, भी मान लो ये मेरे पास एक पेन है, प्रत्येक बच्चा पेन से लिखते हो आप, ये कॉपी है। हम बच्चों से पूछेंगे ये कहाँ से आई, कोई मेरे से पूछेगा कि ये मैंने बाजार से खरीदा। पैसे किसने दिए? मेरे माता पिता ने दिए। लेकिन और ज्यादा सोचें थोड़ा, ये पेन कहाँ बना, ये कॉपी कहाँ बनी, इस कॉपी का जो कागज है, पहले किसी ने वो पौधे बोए जिससे, जिन पेड़ों से कागज बनता है, वहां भी मेहनत की, श्रम किया, फिर वो फैक्ट्री में कागज बना, फिर ये उस फैक्ट्री में भी कितने लोग काम करते होंगे, फिर इसको प्रिंट किया गया, इसके ऊपर जो लाइनें हैं, फिर इसकी बाइंडिंग हुई, वो भी किसी ने की। इसका जो कवर वाला पेज है, इसके ऊपर जो कुछ बना, चित्र बना, जो आपकी कॉपियों पर है, वो भी किसी ने बनाया। फिर बड़े बड़े बंडल भी इसके गट्ठे बांधे गए, ट्रकों पे लाते, फिर दुकानों पे आए। और आपके पिताजी ने भी जो पैसे दिए, उसने भी मेहनत की। जैसे राजकुमार जी बता रहे थे, यदि वो किसान है तो खेत में मेहनत की, मजदूर है तो वो अपने हाथों से मेहनत की। ऐसी ये पेन है। अब ये जो बिल्डिंगें हैं जहां आप पढ़ रहे हो, जिन बेंचों पे आप बैठे हो, ये जो लेक्चर स्टैंड है, ये ऐसे ही आप इनके पीछे की तरफ जाओ भी, कितने लोगों का योगदान है। तो ज्ञान फिर अकेले का कैसे होगा? ज्ञान सामूहिक है। ये बिल्डिंग बनी, शायद उन लोगों को, हम उन मजदूरों को जानते भी ना होंगे, भूल गए होंगे, जिन्होंने काम किया, सीमेंट ढोया, ईंटें ढोई, तो उन सभी का योगदान है। इसलिए जो ज्ञान है वो सामाजिक होता है, पूरे समाज का होता है ज्ञान।
लेकिन भाषा की खामियां हैं, राजकुमार जी भी कह रहे थे कि फिर सोचते हैं अभी जब कोई ज्ञान हो गया, कोई ज्ञान प्राप्त करके बहुत सारे लोग कर्मचारी भी ये सोचते हैं कि मैं पढ़ा था इसलिए मेरे को वेतन मिल रहा है। वो वेतन भी समाज की देन है, उसी श्रम से मिलता है, उसी जनता के टैक्स से मिलता है। चाहे वो कितना बड़ा कोई बड़े पद पर राष्ट्रपति तक क्यों ना हो, प्रधानमंत्री क्यों ना हो, और जो भी सुविधाएं मिलती है। तो ये सवाल है कि वो शिक्षा के माध्यम से फिर वो मुनाफे की तरफ जाता है कि और ज्यादा पैसा इकट्ठा किया जाए। एक डॉक्टर ये नहीं सोचता, राजकुमार जी बता रहे थे कि जो बुनियादी चीज है भी, कोई बीमारी क्यों पैदा होती है, कोई बीमारी किसी व्यक्ति को क्यों लगती है। ज्यादातर जो बड़े कारण क्या है कि उसको पौष्टिक और संतुलित भोजन नहीं मिलता। सांस लेने के लिए जो शुद्ध वायु चाहिए, जो हवा चाहिए साफ, वो नहीं मिलता। उसकी रहने की स्थितियां ऐसी हैं कि वहां गंदगी है, साफ हवा नहीं है, पीने का साफ पानी नहीं है, और यदि वो काम कर रहा है तो उसका काम इतना शरीर तोड़ने वाला काम है, फिर वो बीमार होता है। ये कारण देखने की बजाय फिर दवाइयां लिखी जाती है, और फिर दवाइयां, टेस्ट, उसके पीछे एक बहुत बड़ा नेटवर्क है कमीशन का। ऐसे मतलब जो लोग जा रहे हैं पढ़ लिख के, इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, लेकिन जो चीजें बन रही है, अभी आप जाओगे थोड़ी सी बरसात हो जाए, जो फ्लाई ओवर ना है, बिल्कुल जो इसके नीचे का जो रास्ता है उसमें 2-2 फुट पानी होता है। खामियां कहाँ है, ये दिक्कतें कैसी खड़ी है? ये जो सवाल है बच्चों, मैंने आप ये बात इसलिए कही कि हम यह ना बोले कि ये जो ज्ञान है, ये जो हमारी प्राप्ति है, ठीक है, आपकी लगन, आपकी मेहनत, आपकी सीटिंग, आपके अध्यापक, आपके माता पिता, उनको सलाम, लेकिन फिर भी जो हमारी जो एक सामाजिक जिम्मेदारी बनती है शिक्षा लेने के बाद, सीखने के बाद, और एक और बात सभी साथियों से, सभी बच्चों से कि एक बहुत बड़ा गैप है हमारी किताबों में पढ़ी हुई शिक्षा का और उसे अपने व्यवहार में लागू करने का। हम विज्ञान में पढ़ रहे हैं, विज्ञान में पढ़ रहे हैं, सामाजिक में समाज के बारे में पढ़ रहे हैं, समानता के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन उसे अपने व्यवहार में लागू नहीं कर रहे। सबसे बड़ी बात जो एक ये शब्द है आजकल चलन है, ब्रांड, कि जूते ब्रांडेड हो, कपड़े ब्रांडेड हो, चश्मे ब्रांडेड हो। आपने 7वीं में पढ़ा कि ब्रांड कहाँ से बना, कि जब जंगलों में रहते थे तो जो लोग पशु पालते थे वो अपने पशुओं के लोहे के जो कील गर्म करके उनके दाग लगा देते थे, उसे ब्रांड शब्द बना, ताकि उनके पशु दूसरों के साथ मिले ना, उनको पहचान रहे। अब वो ब्रांड बन गया एक प्रतीक। मतलब कोई ब्रांड से बड़ा नहीं होता, किसी ब्रांडेड चीज से बड़ा नहीं होता, वो बड़ा है अपने विचारों से। सादगी, जैसे हमारे समाज में, हमारे गांव में लोग ऐसी विज्ञान के बारे में कि हम 6वीं से 5वीं से पढ़ना शुरू कर देते हैं कि जब भी मौसम गर्म होता है, तापमान बढ़ता है, तो वायु गर्म होती है और जो जल है वो वाष्प बनकर ऊपर उठता है, और फिर ऊपर जाके संघनन की प्रक्रिया होती है, वो बूंदें भारी हो जाती है तो बारिश होती है। ये 5वीं 6वीं से शुरू हो जाता है, जल चक्र पाठ आता है। लेकिन फिर मैंने आपकी साइड में पता कि क्या है, हमारे इलाके में एक परंपरा है कि महिलाएं, औरतें गांव की इकट्ठी होके वो एक कपड़ों से वो बना के गुड्डी फूंकने के लिए जाती है। गुड्डी मतलब औरतें तो पहले दूसरे दर्जे की हैं, उनको भी फिर फूंकने का भी फिर वर्षा होगी। ये जो विज्ञान पढ़ने के बाद भी और पढ़ने की पढ़ाई के बाद भी ये जो बड़ा गैप है असली चीज का, और किसी चीज को पढ़े, किसी किताब को पढ़ने की बजाय, इवन हम भी जो, मैं भी जो बोल रहा हूँ, मास्टर जी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं, अपने विवेक से सोचें, विश्लेषण करें। एक छोटी सी फिल्म है, वो बच्चों के लिए बनी है, हाथी का अंडा, यूट्यूब पे है, जो बच्चे जरूर देखें।
एक बच्चा है छोटा सा, जैसे ये बच्चे बैठे हैं, वो सारा दिन पढ़ता रहता है। पड़ोस की एक दुकान है कबाड़ की, रद्दी वाले की, उससे किताबें ले लेके पढ़ता है। उसके माता पिता भी परेशान है कि ये सारा दिन ही पढ़ता रहता है। उसकी माँ कहती है बेटे एक आदमी था, वो ना सारा दिन पढ़ता रहता था और फिर बोले वो पागल हो गया। क्यों? पढ़ने से कोई कैसे पागल हो गया? वो बच्चा सवाल करता है। बच्चे सवाल करते होते हैं, लेकिन हमारा समाज, हमारे परिवारों में भी और हमारी शिक्षा व्यवस्था सवालों को मार देती है। वो बच्चा सवाल करता है, बोले पढ़ने से कैसे पागल हो गया? फिर उसकी माँ कहती ना, वो जो किताब भी पढ़ लेता वो उसी को सच मान लेता। तो फिर उस बच्चे का जो जवाब था वो सबसे अच्छा डायलॉग है। कहता वो तो फिर पहले ही पागल था। मतलब कि जो भी हम पढ़ें, विवेक का मतलब यही है, तर्क का मतलब यही है कि हम विश्लेषण करें, सोचें। जैसे राजकुमार जी ने बताया किसानों वाला, आप मीडिया पे खबरें देखो, अखबारों में क्या आया कि किसानों की आमदन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, वो अपनी फसल कहीं भी बेच सकते। वो एक उसका पक्ष है। दूसरा पक्ष उसको चीज को समझने की बात है। ये तो थी कुछ बातें आपसे, कुछ 2-4 मिनट में जो नई शिक्षा पॉलिसी आई है। ये पहली बार नहीं है, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसे कहा जा रहा है ना कि पहली बार ही हो रहा है, इतने सालों बाद हो रहा है। जब देश आजाद भी नहीं था तो मैकाले की शिक्षा नीति आई थी 1835 में। वो एक अंग्रेज, उनको अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग चाहिए थे अपना काम चलाने के लिए, तो वो शिक्षा नीति लेके आए थे। उसके बाद 1882-83 में उसके सहयोग वो शिक्षा नीति लेके आए। देश आजाद होने के बाद पहली बार 1964 में कोठारी और 1968 की शिक्षा नीति की जो सबसे बड़ी बात वो यही मैं इसलिए बता रहा हूँ। 1968 को बहुत साल हो गए, 32 और 20 52 साल हो गए। मैं सरकार शब्द नहीं बोल रहा हूँ, सरकारें, उसके बाद कितनी सरकारें आई। उसकी जो सबसे बड़ी बात थी कि समाज में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक समानता के लिए एक समान शिक्षा सबसे जरूरी। फिर उसने एक शब्द दिया, वो हमें भी पढ़े लिखे लोगों ने, कॉमन स्कूल सिस्टम। कॉमन स्कूल मतलब साझा स्कूल। अब ये सरकारी स्कूल किसके रह गए? गरीबों के, जो प्राइवेट में नहीं पढ़ा सकते। उस शिक्षा आयोग ने ये कहा कॉमन स्कूल सिस्टम हो और शिक्षा पर कुल जो देश का उत्पादन है, जिसे जीडीपी बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, सकल घरेलू उत्पाद, जितनी देश में पैदावार होती है उसका 6%। कॉमन स्कूल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि विदेशों में जहां हमारे नौजवान अब जाने की सोच रहे हैं, वो सपने दे रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं सपने, उन सारे देशों में स्कूली शिक्षा तक कॉमन स्कूल सिस्टम है। इंग्लैंड में जहां प्रधानमंत्री रहता है, उस कॉलोनी में जो स्कूल है उसी में उसका बच्चा पढ़ता है, उसी में वहां रहने वाले मजदूर का बच्चा पढ़ता है। क्या समाजवादी देश थे सोवियत संघ, अपने क्यूबा, अब भी वहां फ्री है और प्लस तक की शिक्षा फ्री है। उसके बाद 1986 की शिक्षा नीति आई। उसने क्या करा कि जो सरकारी तौर पर स्कूलों में दुबात किया, 2 तरह के सरकारी स्कूल बना दिए। एक जिले में एक नवोदय स्कूल होगा जहां बच्चे रहेंगे भी, वहीं पढ़ेंगे, वहीं उनको खाना मिलेगा, कुछ चुनिंदा। मतलब एक प्रकार से सरकार ने 2 बात शुरू कर दिया, बाकी स्कूल वैसे रहेंगे। मतलब ये जो निजीकरण की और प्राइवेट की शुरुआत हुई 1986। सारे स्कूल क्यों नहीं ऐसे होने चाहिए थे भी जहां बच्चे रहें, वो समूह में सीखें, एक दूसरे के साथ मिलजुल के, सामाजिकता, यही तो है। फिर 1992 में उसको अपडेट किया गया
मतलब उसमें कुछ संशोधन किए गए और 2003 में एसएसए आया, सर्व शिक्षा अभियान। ये हमारा जो बुनियादी काम था पढ़ाई का 1995 में, डीबीपी आई 1996 में। ये सबसे पहले बोर्ड बनाने थे, फिर पानी की टंकियां बनाने की, और 2003 में एसएसए आ गया, सर्व शिक्षा अभियान। कमरे बनाने का काम भी मास्टरों का हो गया, और 2009 में आरटी एजुकेशन, शिक्षा का कानून की 6 से 4 साल बच्चों को जरूरी, ठीक है, अधिकार होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। उसमें क्या था कि एक किलोमीटर के दायरे में प्राइमरी स्कूल होगा, जहां भी 20 बच्चे होंगे वहां नया स्कूल खोला जाएगा, और 3 किलोमीटर के दायरे में मिडिल स्कूल होगा। अब वो 20 बच्चों वाली शर्त तो ये थी कि जहां भी 20 बच्चे हो जाएंगे वहां स्कूल खुल जाएगा, लेकिन सरकार ने क्या किया कि जहां भी 20 से कम बच्चे हैं, 25 से कम, पहले 30 से कम आई, उन स्कूलों को बंद कर दिया, आरटी का हवाला। अब जो नई शिक्षा, मतलब मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि सरकारों की जो भूमिका है कि कोठारी कमीशन की जो रिपोर्ट थी 1968 की शिक्षा नीति की, जो अच्छी बातें लागू नहीं हुई, आरटी में जो अच्छी बातें थी वो लागू नहीं हुई, अध्यापक पूरे करने की और बकायदा जिम्मेदारी बनती थी। मतलब कानूनन जुर्म था कि जिस स्कूल में 8वीं तक के स्कूल में बच्चों को अध्यापक नहीं मिलते, वो अधिकारी जो भी जिम्मेदारी का प्रावधान, किसी को सजा नहीं। आपके रानियों में तो चक्का एक स्कूल था, एक भी टीचर नहीं था, मिडिल स्कूल था, गर्ल्स मिडिल स्कूल। शहरों के इलाके कितने बढ़ के, नई कॉलोनियां बस गई, गांव में कितनी आबादी बढ़ गई, कोई नया स्कूल खुला, कितने स्कूल खुलने चाहिए थे लेकिन नहीं खुला। इवन शहरों की कॉलोनियों में जो जगह रखी गई थी, जो नई कॉलोनियां हुडा वगैरह की बनी, उनमें स्कूलों की जगह और कामों के लिए उपयोग में लाई। अब की जो शिक्षा नीति है, मैं 2-4 मिनट में इसके बारे में बहुत सारी चीजें, एक होता है साढ़े पंजाबी कह रहे होंगे अभी गल्ला का कड़ा, बातों बातों में प्रसाद बना दिया, बहुत सारी बातें, क्या बनेगा बातों में प्रसाद। 650 पेज का ड्राफ्ट है हिंदी में, और 470-80 पेज का ड्राफ्ट यदि उसको इंग्लिश में देखें तो वो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट है। 2-3 चीजें जो सबसे बड़ी है कि एक तो जितने भी देश हैं, बच्चों का एक बचपन है 3 साल से कम, जो प्राइमरी निजी स्कूलों में तो वैसे वो बचपन जाता रहा, जो उनकी खेलने की उम्र है, और उनके ऊपर बस्ते ला दिए गए। विदेशों में जो विकसित देश है ऐसा नहीं है, 5-6 साल से बच्चे को पहले स्कूल में नहीं भेजते, यदि वो बने हुए हैं तो क्रैच है, प्ले स्कूल है। अब ये कह रहे हैं कि हम उसको 3 साल से शुरू कर देंगे प्री प्राइमरी 5 साल की एजुकेशन। आंगनबाड़ी वो उसी दिशा में थी कि आंगनबाड़ी का काम पढ़ाने का नहीं है, बच्चों को पौष्टिक भोजन मिले, उनके माता के जो खुराक का ध्यान है, वो प्रबंधन की खामियां देखो हो सकती है, उनको प्रॉपर जो वैक्सीनेशन है, टीकों का जो काम है वो उनका काम बनता है, और वो एक गांव में एक नहीं है, कई कई है इलाके के साथ, ताकि उन छोटे छोटे बच्चों को दूर ना जाना पड़े। उसका आधार है पहुंच, कि उनकी पहुंच में हो। आरटी में भी ये लिखा था कि स्कूल पहुंच में हो, 1 किलोमीटर के दायरे में हो, उससे ज्यादा ना जाना पड़े। अब ये समझ नहीं आता अभी उन आंगनबाड़ी के बच्चे यदि एक ही स्कूल में आएंगे तो फिर वो आएंगे कैसे? यदि स्कूल की पहली दूसरी क्लास आंगनबाड़ी में जाएगी तो फिर उनको क्या वहां प्रबंध मिलेगा, कौन पढ़ाएगा? तो ये बात है। दूसरा ये है कि स्कूल कॉम्प्लेक्स, एक नया शब्द आया है स्कूल कॉम्प्लेक्स, कि 5-7 गांवों में जहां थोड़े बच्चे हैं उन स्कूलों को मर्ज करके एक बड़ा स्कूल बना दिया जाएगा। फिर वो बच्चे आएंगे कैसे? क्या कहते हैं कि उस जो स्कूल कॉम्प्लेक्स है उसमें स्टाफ पूरा होगा, वहां लैब भी होगी, डिजिटल रूम, क्लासरूम होंगे, सारा कुछ होगा, और उस स्कूल में से अध्यापक बारी बारी से दूसरे स्कूल में पढ़ाने जाएंगे। मतलब एक दिन
किसी में हिंदी वाला पढ़ाना जाएगा, दूसरे दिन उस स्कूल में ड्राइंग वाला, कम्प्लेक्स स्कूल वाला पढ़ाना जाएगा। और ये भी देखो कि वो अपना सामान, जनरेटर वगैरह, डिजिटल क्लासरूम का साथ लेके जाए, ये उसका ड्राफ्ट कह रहे हैं। और ऐसे टीचर भर्ती वाला सवाल है कि वॉलंटियर रखेंगे समाज सेवा के। वो पढ़ाना, फ्लोवेल ने कहा था कि टीचिंग इज नॉट ए कप ऑफ टी टू टेक एवरीबॉडी। पढ़ाना कोई चाय का कप नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति पी लेगा। फिर जो हमारे प्रशिक्षित नौजवान हैं जिन्होंने बीएड कर रखी है, जेबीटी कर रखी है, उनकी भर्ती के लिए क्या होगा? अभी पहले उनका डेमो होगा, क्लास पढ़ाते हुए अच्छे तरीके से भर्ती करेंगे, इंटरव्यू लेके, और फिर 1 साल का उनका प्रवेशन पीरियड होगा कि यदि उनका काम संतुष्टिजनक ना हुआ तो उनको हटा दिया। अब जैसे कितने बड़ी संख्या में पीटीआई वाला मामला है, वो घर से ही एयरपोर्ट के उसको लेके हवाला, मतलब साल बाद प्रत्येक को कह दिया जाए करेगा, फिर भी इसका काम संतोषजनक नहीं है। और वो जो राजकुमार जी रोजगार बात कर रहे हैं, और दूसरा जो 5000 थे स्कूल वाला, उसको बदल के संख्यादार्थ कर दिया कि यदि बच्चे कम होंगे। विकसित देश है जो जापान में, आपने वो एक कहानी पढ़ी होगी कि एक लड़की स्कूल जाती है, उसके लिए ट्रेन चलती है। जो मुनाफे वाली बात है, सरकारों का जो काम होता है, मैं कोई एक सरकार नहीं कह रहा, सरकारों का जो काम होता है वो मुनाफा देखना नहीं होता। वो शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन सेवाएं, लोगों को सुविधाएं मिले, वो काम होता है सरकारों का। वो कोई किसी की दुकान नहीं है कि वो मुनाफा देखेगा कि जहाँ इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, एक बच्चे पे इतना खर्च हो रहा है, इतना वेतन दिया जा रहा है, ऐसा नहीं होता। ये शिक्षा जो है, जो बच्चों की जो शिक्षा है, वो समाज की बेहतरी के लिए है और बेहतर नागरिक बनाने के लिए। वो सामाजिकता है उसमें, वो एक दूसरे से सीखें। और ऐसे ही हायर एजुकेशन के लिए, वो कहते हैं हायर एजुकेशन के लिए एक और बात कि अब जैसे कि बच्चे पास हुए हैं, मेरिट आई है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने पेपर लिए हैं। कुछ स्कूल हमारे सीबीएसई के अंतर्गत हैं, सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लिखा है कि प्राइवेट बोर्ड भी होंगे। प्राइवेट बोर्ड जैसे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड है, तो कल को प्राइवेट बोर्ड भी 2-4 सालों में बन जाएगा। और फिर आपको पता ही है, प्राइवेट जब बोर्ड होगा, अब तो हरियाणा विद्यालय बोर्ड नहीं, इतनी फीसें हैं। अभी किसी बच्चे को लगता है कि मेरे नंबर कम आए, तो कितनी फीस है? 1000 रुपया फीस है रिवेल्युएशन। 1000 रुपया। यूनिवर्सिटी की उतनी फीस नहीं है। जब प्राइवेट बोर्ड होगा तो प्राइवेट का मतलब क्या है? कोई मुनाफा ही कमाएगा, वो तो उन्होंने तो मुनाफा देखना है। जो भी कोई बोर्ड खोलेगा, आप खोल नहीं सकते, पूंजीपति होगा तो वो अपने पूंजी लगाएगा मुनाफे के लिए। कॉलेज में जाना है, होना तो ये चाहिए। प्रेमचंद ने बहुत पहले कहा था कि सभी के लिए उच्च शिक्षा हो और मुफ्त में हो। उच्च शिक्षा मतलब जितना बच्चा पढ़ना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे हमारे 4% के लगभग बच्चे यूनिवर्सिटी में जा पाते हैं, गांव के 1% से भी कम है। कॉलेजों में 20-22% बच्चे कॉलेज में जा पाते हैं, बाकी 70-78-80% बच्चे कॉलेज जा ही नहीं पाते। क्यों नहीं जा पाते? क्योंकि वहां सीटें नहीं है सरकारी में, और प्राइवेट में फीस बहुत ज्यादा है। तो अब कॉलेजों का क्या किया है कि अब 40,000 के लगभग कॉलेज यूनिवर्सिटियां हैं। पॉलिसी कह रही है कि हम बेहतर बनाएंगे और 10,000 से लेकर 12,000 तक कॉलेज और यूनिवर्सिटियां हैं। अब कितनी है? 40,000। ये उसका ड्राफ्ट कह रहा है, मैं नहीं, वैसे नहीं बोल रहा। उसको पढ़ने की भी जरूरत है। बहुत सारे चैनलों ने, अखबारों ने, हमारे टीचर साथियों ने भी, कुछ अधिकारियों ने बयान लगा रखे हैं कि बहुत अच्छी पॉलिसी है। पहली बात तो क्या वो सारी बातें लागू हो पाई? एक तो बड़ा सवाल तो यही है कि जो अच्छी बातें थी वो लागू नहीं हुई। गवर्नमेंट स्कूल नहीं बना, जीडीपी का 6% खर्च नहीं हुआ 1968 में जो बनी उसका, आज तक नहीं हुआ। 3% खर्च हो रहा है। कॉलेज की जो पहली शर्त है कि 3,000 की एनरोलमेंट हो, मतलब 3,000 बच्चे होने चाहिए, नहीं तो वो कॉलेज बंद हो। अभी अच्छी बात है 10-11 खुले हैं, अपना स्वागत भी करते हैं, नए कॉलेज खुले हैं, होने भी चाहिए। और एक बात
आपने जो प्रोग्राम करे आज आप जो घर में भी कोई प्रबंध करते हैं, मान लो ब्याह करना है या कोई भी मकान बनाना है, उस स्कीम में तो किसी से पूछ लें जी नक्शा बनाओ जी, 3 मंजिले होने चाहिए जी, बेडरूम ये होना चाहिए, और लकड़ी का फर्नीचर का काम ऐसे होना चाहिए। लेकिन फिर जब घर के मुखिया से पूछें भाई हाँ ये जो फैसला हो गया, ये नक्शा पास हो गया, 3 मंजिले बनाएंगे, इतने बेडरूम होंगे, ऐसा ड्राइंग रूम होगा, तो पैसे का जब उसको कहे जी इसका खर्चा है इतने लाख, वो कह दे मेरे पास तो इतने है भाई, बाकी आप दान इकट्ठा कर। जो लास्ट वाले पैरे हैं ड्राफ्ट के, इसको लागू कैसे करेंगे, उसमें वो खुद मान रहे हैं कि हमारे पास संसाधन नहीं है, मतलब पैसे नहीं है। क्या करेंगे फिर? 10 साल का तो समय दिया है कि 10 साल में ये कर देंगे। और एक पी और आगे, पहले 3 पी होया कर दी, ये साथी बोलते हुए आपने भी सुना होगा, ट्रिपल पी, पी पी पी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मतलब पब्लिक का मतलब सरकारी और प्राइवेट का मतलब निजी, पार्टनरशिप मतलब साझेदारी। अब एक चौथी पी उसमें और आ गई, वो इंग्लिश का शब्द है, यदि हिंदी वाला बता दे तो फिर लोग, क्योंकि भाषा भी एक बहुत बड़ा हथियार होती है कि आम लोगों को समझना है। उसमें शब्द है पी, फिलैंथ्रोपी, मतलब दान, लोकोपकार, कि हम बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट हैं उनसे दान लें, एजुकेशन पॉलिसी लागू करें। ये सवाल है, हम इसको सोचने की जरूरत है। और एक जो सिलेबस वाली बात है कि पूरे देश में एक जैसा सिलेबस होगा। हमारे देश की आपा जो लोग बैठे हैं, कोई किसी का चेहरा एक दूसरे से नहीं मिलता, पहरावा अलग अलग है। आप पंजाब में जाओगे और है, तमिलनाडु में जाओगे और है, राजस्थान में जाओगे और है, भाषा कितनी है, खाने पीने का जो कल्चर है, जो शादियों के प्रोग्राम, ब्याह के और के, कितनी विविधताएं हैं। ये विविधताएं जो है, ये जो डाइवर्सिटी है, ये सबसे मतलब एक खासियत रही है हमारे देश की। कितने बोलियों वाले देश है, कहते सारा सिलेबस एक जैसा होगा, एनसीईआरटी लागू करेंगे। क्या पूरे देश में हमारी कुछ लोकल मान्यताएं, कोई हमारे लोकल धार्मिक आस्थाएं अलग हो सकती है, कोई यहाँ का हरियाणा का जो मान लो कोई क्रांतिकारी है, वो तमिलनाडु वालों के लिए नया हो सकता है, हमारे लिए वो है। इसलिए अलग अलग चीजें, जब सिलेबस भी अब भी बनाया जाता है तो बहुत सारी चीजें अपने प्रदेश की, अपने इसकी पढ़ाई जाती है बच्चों को, वो कहते सारा एक जैसा हो। ऐसे ही भाषा वाला मामला है, भाषाएं बहुत सारी अलग अलग हैं। इसलिए कोठारी योग ने कहा था कि त्रिभाषा हो, एक इंग्लिश होगी, हिंदी होगी, और एक उस प्रदेश की जो लोकल भाषा है वो हो। 3 भाषाएं इसलिए पढ़ाई जाती हैं कि वो एक दूसरे से जुड़े हैं, भाषा कल्चर का माध्यम। मैं उन्हें, इन सारे बच्चों को बहुत बहुत बधाई, और ये उम्मीद करते हैं कि ये इसी लगन से अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, गाँव का नाम, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। इनको पढ़ाने वाले अध्यापक साथियों को भी बहुत बहुत बधाई, और ये आयोजन करने वाले जो साथी हैं, यादगार समिति के साथी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इन बच्चों के सम्मान के लिए, और बच्चे भी सीखेंगे। और ये जो परंपरा तोड़ी है, ये और भी अच्छी बात है कि ये आज हमारे मुख्य मेहमान यही है। सभी साथियों का धन्यवाद।